स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। लिखते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, और उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को भी देखा था, है ना। अब बात आती है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, फैक्टर affecting the rate of reaction ROR ना। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये टॉपिक है मेरा आज का। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, जिसको रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं या रेट लॉ भी बोलते हैं। फिर हम लोग ऑर्डर को देखेंगे, फिर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को देखेंगे, फिर रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का भी टॉपिक जो है बहुत मजेदार है ना। चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है, यानी कि क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, क्या ऐसा करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को घटाया जा सकता है, ठीक ना। तो लिखेंगे देयर आर, देखिए देयर आर so many factor which affect the rate of reaction। कौन कौन सा बाबू। पहला चीज कहता है कंसंट्रेशन। क्या बोलता है? कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन की बात करेगा। कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि यूं कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ऐसे समझिए, मान लीजिए सपोज दैट कि आपके सामने बहुत सारा सिलेबस है पढ़ना। क्या है? बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है एग्जाम के लिए। और मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास जो टाइम है, क्या है बाबू? टाइम क्या है? बहुत कम है। ये आपके पास रिएक्टेंट हो गया और रिएक्टेंट का इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? बहुत ज्यादा है। और आपका टाइम क्या है? टाइम क्या है? बहुत आपका कम है। जैसे मान लीजिए जैसे कि अगर हम लोग यही सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जैसे अक्टूबर में, और फरवरी में आपके पास एग्जाम होगा, तो आप बोलते कि सर बहुत ज्यादा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है, तो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन बटा में कितना बाबू? टाइम। अगर टाइम कम है और कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रेट भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। आई ना समझ में? हमने यूं मान लिया कि अगर मान लो कि टाइम क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया, तो टाइम को कांस्टेंट कर दिया मैं। जैसे कि 4 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ने के रेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो आपको काम फास्ट करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सिलेबस क्या हो? जल्दी खत्म हो। यानी कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अगर कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। लिख लेंगे हम लोग। आज का लेक्चर शाम में हो रहा है रिकॉर्ड, और सुबह में नहीं हो पाया था। अब जिसके वजह रोड पर का जो हल्ला गुल्ला है वो भी आपको सुनाई देने को मिल रहेगा। कुछ कुत्ते भी भौंकेंगे, देख लीजिएगा कुछ देर के बाद, है ना। टाइम आ गया उन लोग का, इसके बाद गाड़ी का भी आवाज मिलेगा, है ना। तो उस आवाज को निगलेक्ट करके चलना है ना। चलिए देखेंगे कंसंट्रेशन, देखेंगे the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant molecule दैट इज कह सकते हैं कि
आर ओ आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ठीक ना, अगर ये कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज है कि नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन जो है सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है ना। तो देखो नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर गैस है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बताओ मेरे को कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ गए ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, वो तो हो गया। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी से कोलाइड करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आने का मतलब है कि कोई रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यही बात होगी। अगर इनडायरेक्ट की बात किया जाए है ना, तो कोई भी रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो कितना फास्ट करता है या कितना स्लो करता है, ये उसके फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर सॉलिड स्टेट में है तो उस सॉलिड मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर समझिए कि मान लो कि यहाँ पर ए है और दोनों क्या है, बी है, ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में है, तो इन दोनों को रिएक्ट करके प्रोडक्ट अगर बनाना है तो इन दोनों को आपस में पहले कोलाइड करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि अगर ओल्ड बॉन्ड है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए है प्लस बी भी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम लोग A2 बोला, इधर से पढ़ेंगे ये इसको B2 बोला, और ये बनकर प्रोडक्ट बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनता है, AB बनता है। तो होगा क्या कि इनके बीच का बॉन्ड टूटने पहले, इनके बीच का बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। तो कहता है कि जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है, न्यू बॉन्ड का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों के बाद एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बताओ अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड मॉलिक्यूल में, सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं काफी क्लोज होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी मजबूत होता है। तो बताइए इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अरे भाई जब तक ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेगा, जब कोलाइड नहीं करेगा तो इनके बीच के पुराने बंधन टूटेंगे नहीं, जब तक पुराने बंधन टूटेंगे नहीं तब तक नया बंधन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है, ठीक है ना, आई बात समझ में। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, अगर लिक्विड स्टेट में रहता तो इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड वाला को तोड़ने में कम एनर्जी लगता। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर गैसियस है, गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो उनके बॉन्ड को ब्रेक करना काफी ही आसान हो जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है ना। तो नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट में भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बाबू, डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा किसमें, गैस में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम क्या होगा, सॉलिड में। क्यों भाई, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत होता है, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी देंगे तो भाई टाइम भी ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में। चलिए लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग, इसको हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक ना, याद रखिएगा वही लिखे, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और ये कितना हो जाएगा, ये लिखिएगा आपको, गैस में सबसे ज्यादा होता है ROR, मैं लिख देता हूं, किसमें हो जाएगा, गैस में सबसे ज्यादा हो जाएगा, गैस में सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम किस में हो जाएगा बाबू आपको, सॉलिड में आपका
सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब सबसे कम हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कोई रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट तो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है ना, तो बताइए उसका रेट ज्यादा होगा या कोई मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में। तो जो बोलेंगे कि लिक्विड स्टेट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उनका रेट ऑफ ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, और सबसे ज्यादा किसमें बाबू, आपका गैस में होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, ये सब मत लिखिएगा, है ना, ये सब मैकेनिज्म भी पढ़ना है, आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। यहीं पर मैं सी लिख दूं क्या, मैं तो यार था, यहाँ पर मैं तीसरा लिख देता हूं, देखना टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर की क्या रूल है भाई। तो टेम्परेचर का रूल है, जब कोई भी मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और इनके बीच का बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना। जब बॉन्ड टूटेगा उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा आपको। एनर्जी किस तरह से देंगे, इसमें एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, तो आपको हीट देना पड़ेगा। हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर अगर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटने में उतना ही आसानी होगी, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, यानी रेट आपका क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, टेम्परेचर। तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया 3 गो। चलिए मिटाए इसको, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम लिखेंगे कौन, एक और फैक्टर हो जाएगा आपका, लिख लीजिए फैक्टर नंबर चौथा लिखेंगे, सी हो गया, डी लिख लो जरा सा। डी में कौन कौन हो जाएगा, डी में देखो, तो अगर मैं बोलूं कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, आपको बताइए, आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में। लिखेंगे डी में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता है। बताया गया था कैसे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। लिखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ catalyst in any reaction, the rate of reaction get accelerated, याद रखना। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत सारा कैटलिस्ट ऐसा भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देता है ना, कम भी कर देता है, जैसे निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग बात करेंगे कि कैटलिस्ट जब ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो याद रखना, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, दैट इज कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होने का मतलब है कि कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर कैटलिस्ट अगर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, आपका फास्ट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर लिखवा दिया हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन एनी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट क्या होता है, एक्सेलरेटेड। एक्चुअली में कैटलिस्ट करता क्या है, लिख देते हैं एक्चुअली कैटलिस्ट डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी and increase the rate of reaction, ROR increase the rate of reaction। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हैं, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, हो गया। चलो
बहुत सारा फैक्टर है। अब जैसे कि बोलेगा कि क्या सर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप ही बताओ कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, बताओ तुम। आपको पता है कि जब सरफेस एरिया यदि इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हमने पढ़ा था, कभी याद करो कि अगर कोई जैसे सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि अगर मान लो कि आपके पास अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता था, ज्यादा होता था। मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए सपोज ये एक छोटा सा सरफेस एरिया है, तो इस पर जो मॉलिक्यूल आएंगे एब्जॉर्ब होंगे तो इतना ही होगा, इतना ही सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अगर यही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा जाकर के यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होने के चांसेस है। तो सरफेस एरिया पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर कोई रिएक्शन करने के लिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा दिया गया है। यहाँ पर सरफेस एरिया का मतलब ये मत समझना एक छोटा सा बीकर है और एक बड़ा सा बीकर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्चुअली में वहां पर कोलाइड कर रहा है, ये चीजें जरूरी है ना, कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा, यानी इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए तो ये बात बोल सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और मान लो कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी से क्या होगा, वहां पर रिएक्शन होने का चांसेस है, ठीक ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3-4 फैक्टर याद रखिएगा, है ना। लिख लो, एक ये में लिख लो सरफेस एरिया। हम लोग बोलते थे कि चारकोल है क्रिस्टल के फॉर्म में है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा की कम, तो बोलते थे एब्जॉर्प्शन कम। अगर क्रिस्टल को पाउडर के फॉर्म में डाल दिया जाए तो आप बोलते थे कि बताइए अब इसमें क्या होगा, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा, क्योंकि पाउडर डाल दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाता है सरफेस एरिया। लिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया the rate of reaction is also increases, है ना। चलिए, ये हो गया आपका कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इसके बाद क्या था मेरा सरफेस एरिया, कैटलिस्ट हो गया, है ना, फिजिकल स्टेट हो गया। नेचर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, लिख रहे हैं एक और, नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन आपका आयनिक है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो याद रखना ROR जो होता है वो ROR किसमें सबसे ज्यादा होगा, आयनिक रिएक्शन में, और इसके बाद क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। अब मेरे से कोई बच्चा ये पूछेगा कि आयनिक जो रिएक्शन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों, क्योंकि आयन में बॉन्ड होता नहीं है, एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है, Na प्लस है Cl माइनस है, जैसे अपोजिट चार्ज पार्टिकल होगा आसानी से क्या करेगा, अट्रैक्ट होकर के NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि मान लो, अगर मैं यही बोल दूं कि जैसे कोई आपके पास जैसे मान लो कि A2 है प्लस B2 है और यहाँ पर AB को बनाना है, A2 में क्या क्या प्रेजेंट है भाई, A और A प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो पहले तो इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर इनके बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या करेगा, आपका टाइम क्या लगेगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ज्यादा। तो मान लो कि रेट है dc/dt है, अगर मान लो कि टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बस ना। तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड कर जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आयनिक रिएक्शन है कि आपका क्या है बाबू, आयनिक रिएक्शन है कि आपका क्या है मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि आयनिक रिएक्शन जो होता है बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, जिनको कि केमिकल काइनेटिक्स स्टडी नहीं करता, बताया गया था। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है ना, अगर कोई आयनिक रिएक्शन है तो बोलेंगे कि सिंपली उसमें रेट उसका बहुत ज्यादा होता है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है, उसको ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और नया बॉन्ड को फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आई ना समझ में, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया। चलिए बताता हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लिखेंगे रेट लॉ। लिखो तो बाबू, हेडिंग डालो। लिखेंगे रेट लॉ, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन है ना, और इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको तीनों में से बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, या बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। तीनों में से कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है, और इसको भी आई कर देना है ना, पूछता है हमेशा, है ना, और इसी पर आधारित अब इसके आगे सारा क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि आगे का जो चीज पढ़ेंगे वो इसका आज बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो क्या होता है रेट लॉ, सबसे पहले तो हम लोग बता दें कि रेट लॉ इक्वेशन को या रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले साइंटिस्ट का जो नाम है वो ग्लूबर्ग एंड बेज है। क्या है? ग्लूबर्ग एंड बेज। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन was given by Gutenberg and Veitch। ये साइंटिस्ट के नाम है, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, साइंटिस्ट का देख लेना, विदेशी साइंटिस्ट है ना। तो क्या होता है? गुलबर्ग एंड वेज होता है। क्या होता है पहले समझा देते हैं। यहाँ पर लिखना है कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है, क्या कहता है, लिखेंगे दिस लॉ स्टेट दैट, कहता है फॉर एनी रिएक्शन द rate of reaction is directly proportional to the directly proportional to the product of concentration of reactants molecule with some power raised to the concentration term, concentration term of each reactant molecule। इसको इन्वर्टेड करना, क्लोज कर देना है ना। दिस इज नोन एज रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले इसको लिख लो, इसके बाद मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पर किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। विथ सम पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। याद रखना, यहाँ पर देखो मैं आपके सामने, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद मैं बता देता हूँ, है ना। हो गया। चलो देखो मैंने क्या बोला
कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होंगे, जो रिएक्टेंट जो स्पेसीज होंगे, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर रेज करेगा। पावर का मतलब कि वहां पर हाइपोथेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल चीज होता है जो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, उसके नीचे लिखिएगा, है ना, देखो कि लेट करके, लेट है ना, हमने बोला क्या कि यहां पर जो आपका रिएक्शन है लेट ए प्लस बी, ये बनता है क्या बाबू, ये आपका कोई प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। सी प्लस डी बने चाहे कुछ भी बने, रेट लॉ इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, सिर्फ रिएक्टेंट से। आई बात समझ में? तो कहता है क्या, यहां पर देखो, यहां पर तुम क्या कर लो, यहां पर N1 कर दो यहां पर, और यहां पर क्या कर दो, प्लस N2 कर दो। N1 प्लस क्या है, N2 है, और क्या बनता है आपका, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो होगा वो कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कि R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A का कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन इनटू कितना, B का कॉन्सेंट्रेशन। तो A और B क्या है, रिएक्टेंट है। तो मैंने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और कहता है कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन टर्म पर क्या होगा, कुछ पावर होगा। क्या होगा बाबू, कुछ पावर होगा। हमने मान लिया कि ये A का पावर क्या है, x है, और B का पावर क्या है, y है। ठीक है, समझना है। अब बोलोगे कि इस रिएक्शन में आपने यहाँ पर N1 लिखा है, N2 लिखा है, तो क्या N1 और N2 ही इसके ऊपर में पावर है? नहीं, N1 और N2 इसका पावर हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब रिएक्शन आपका एलिमेंट्री हो, सिंपल रिएक्शन हो, जो एक स्टेप में कंप्लीट कर जाता हो, है ना। मैकेनिज्म में रिएक्शन को डील करेंगे। यहाँ जो N1 है, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, B जो है, ये N2 जो है, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बताता है कि किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोलता है बाबू, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलरिटी। उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। एक्स और जो वाई है, इसका कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए का कंसंट्रेशन के पावर कितना है, एक्स, और बी के कंसंट्रेशन के पावर कितना है बाबू, वाई। दिखाई दे रहा है ना, इसका एक्स पावर है और इसका पावर कितना है, वाई पावर है ना। अब एक्स और वाई क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं बोलूंगा कि ए का ऑर्डर क्या है, एक्स, बी का ऑर्डर क्या है, वाई। मैं बोलूंगा कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बोलोगे सर एक्स प्लस क्या बाबू, वाई बोलो। ठीक है, देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब गुना हो गया, माने कि ए और बी यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, और ये कंसंट्रेशन, ईच कंसंट्रेशन टर्म का सम पावर रेज्ड, इसको बोलते हैं पावर रेज्ड। क्या बोलते हैं, रेज का मतलब उत्पन्न होना, बढ़ जाना है। तो इसका पावर कितना, एक्स, बी का पावर कितना, वाई। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant molecule with some power raised to the concentration term of each reactant molecule। प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो कंसंट्रेशन का जो पावर हो जाएगा, है ना, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर, ये रेट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, रेट लॉ इक्वेशन बोलेंगे, या रेट तो बोलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये R बराबर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यदि आप हटाइएगा तो कांस्टेंट टर्म आता है K, और फिर बाकी ये सारा टर्म a टू दी पावर कितना, x इंटू बी टू दी पावर कितना बाबू, y। इस कहते हैं
दिस इक्वेशन इज known as रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। वेयर के क्या है बाबू, इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के को याद रखना, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट को शॉर्ट में CONST कर दिया, ठीक है, याद रखना। क्या क्या बोलते हैं इसको, के क्या है, एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया था रेट लॉ में से, तो के एक कांस्टेंट टर्म है, इस के को हम लोग रेट कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहीं कहीं बोलता है, और या इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहीं पर के बाद इधर लिख लीजिएगा, ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी है। एक्स क्या है, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए। बी क्या है, सॉरी वाई क्या है, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ क्या बाबू, बी, ठीक है। क्या बोलेगा, N1 एंड N2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, याद रखना। किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, N1 जो है ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, N2 जो है बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर क्यों, नाम जानना है आपको, ठीक है ना, मैकेनिज्म में डील किया जाएगा आपको। जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो सम होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी, और यही जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना। नोट कीजिए जल्दी से, बात करेंगे, सब डिटेल डिस्कशन करना है, एक्स क्या वाई क्या पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया ये पूरा, यहां तक आपको जब क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ, है ना, तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, यहां तक आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे आते हैं, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तो अगर मैं बोलूं, पहले तो डिफिनेशन की हम लोग बात कर लें, जब देखो तो आर बराबर क्या है बाबू, के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन के पावर कितना है, वाई है। अगर मैं बोल दूं कि ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन यदि यूनिटी हो जाए, मतलब एक हो जाए, यानी कि 1 मोल पर लीटर अगर कंसंट्रेशन हो जाता है ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, यानी कि ए का कंसंट्रेशन 1 हो जाए, बी का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, यानी कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मोलर हो जाए, 1 मोलर हो जाए, तो कह सकते हैं कि k इंटू 1 के पावर x इंटू 1 के पावर y, यानी कि बोल सकते हैं कि r बराबर k गुना इसका पावर x, 1 के पावर x होगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही होगा,
बी 1 के पर वाई में तो कितना होगा 1 ही होगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा के हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का यदि कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर अगर हो जाता है, तो बोलते हैं क्या कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। नहीं, यानी कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलर के रूप में डिफाइन करेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए, 1 मोल पर लीटर के बराबर हो जाए, या कह सकते हैं दैट इज यूनिटी के बराबर हो जाए, एक का वैल्यू हो जाए, उनका वैल्यू कितना हो जाए, एक हो जाए, तो कह सकते हैं उसके दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा, या इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना है पर। लिखेंगे when the value of concentration of reactant molecule get equal to molar concentration सबको पता है क्या, जिसका मोलारिटी कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। याद है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी क्या, 1 के बराबर हो जाए। कहते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 1 के बराबर हो जाए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू यूनिटी, मतलब कि 1 हो जाए, देन the rate of reaction is called rate constant। आई बात समझ में, दैट इज कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखते बाबू, हम बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो ए से हमारा ए प्लस बी से बनता है आपका कोई प्रोडक्ट, हम बोल सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर कितना वाई। यहाँ पर आप n1 लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात का टर्म है ना। मैंने शुरू से लिखती इसलिए चला कि आपको दिमाग में रहेगा बात। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आर बराबर के ए टू दी पावर कितना एक्स इंटू बी टू दी पावर कितना बाबू वाई, ये हमारा रेट लॉ इक्वेशन है। बोल सकते हैं कि नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बराबर कितना 1 हो जाए, इसलिए आर बराबर के इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स इंटू बी कॉन्सेंट्रेशन के पावर वाई, के इंटू इसका पावर 1 एक्स इंटू 1 के पावर कितना बाबू वाई, और वे बराबर कितना के गुना 1 गुना 1 बराबर कितना के, दैट इज कह सकते हैं कि आर बराबर कितना के हो जाएगा। ठीक है, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर हो जाए बाबू, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन 1 के बराबर हो जाए, तभी ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट का होगा, या बोल सकते हैं जो रेट कांस्टेंट होगा वही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रेट कांस्टेंट चल रहा है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन अब रेट लॉ इक्वेशन से बनेंगे, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी से। चलो देखो, रेट कांस्टेंट को दूसरा नाम क्या बाबू, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से भी क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। याद रहना चाहिए आपको, है ना। देखेंगे पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं पर, या तो आर बराबर के होता है,
आई इंटू हमने रहा था ए टू दी पावर कितना एक्स इंटू बी टू दी पावर कितना बाबू वाई होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख तो आर बराबर में बोलूं, सॉरी के बराबर में बोलूं तो तुम बोलोगे आर बटा में कितना ए टू दी पावर कितना एक्स इंटू बी टू दी पावर कितना वाई, ये होता है। अब देखो तो यहाँ पर इसको नोट कर लो, ये हो गया ना। तो सिंपल वे में समझने के लिए मैं बता देता हूं आर का यूनिट कितना होता है बताओ तो, के बराबर कितना हो, यहाँ पर आर का मोल बटा में कितना लीटर इंटू कितना टाइम होता है क्या, आर का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, रेट का यूनिट कितना होता है, यही ना होता है मोल पर लीटर चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट बटा नीचे में टाइम, यही पढ़े हैं हम लोग। तो आर के बदले में इतना लिख सकते हैं, इसके बटा में क्या है बाबू देख तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए गुना कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ कितना इसका हम लोग भी लिख सकते हैं। एक तो मोल हो जाएगा और बटे में कितना लीटर गुना कितना टाइम और गुना यहाँ पर एक्स का पावर, यहाँ पर पावर क्या था ना वाई था, पावर एक्स का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, बी वाई का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लीटर गुना टाइम और देख तो यहाँ पर भी क्या है मोल बटा में लीटर के पावर कितना एक्स गुना यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं मोल बटा में इतना लीटर की पावर कितना हो सकता है वाई हो सकता है। अब तुमको कोई रिएक्शन में मान लो कि यहाँ x का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, तो मोल पर है 2, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट आपका आ जाएगा। तो इसको भी अपने एक बड़ी कंसेप्ट हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूं, लिख देते हैं, लिख लेना स्टार्ट दे करके, द जनरल फॉर्मूला फॉर finding the unit of rate constant for nth order reaction। nth order reaction का मतलब ये जो पावर है यहाँ जो मैंने लिखवाया था a का पावर x, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ a, b का पावर y है तो बोलेंगे y को कि y जो है मेरा ऑर्डर ऑफ क्या है b है। अभी जस्ट 10 मिनट की बात पढ़ते हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है ना। तो हमने मान लिया कि कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो k का यूनिट होगा याद रखना, लिखना मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और टाइम जो होगा इनवर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको बार बार इस फॉर्मूला में या कंसेप्ट में आकर कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, तो ये चीज याद रखिएगा k इक्वल टू कितना मोल के पावर 1 माइनस n लीटर के पावर n माइनस 1 और टाइम के पावर कितना माइनस 1। और टाइम मिनट में रहेगा तो मिनट इनवर्स 1, टाइम सेकंड में रहेगा तो सेकंड इनवर्स 1, टाइम आवर में रहेगा तो आवर इनवर्स 1, डे मंथ ईयर जो भी होगा क्वेश्चन के अनुसार अपने यहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं है तो सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, क्यों क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, ठीक है। चलो इसके आगे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे वेयर n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो n बराबर कितना पुट करना 1। मैं बोलूंगा सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, सेकेंड ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो n बराबर कितना पुट करना 2। मैं बोलूंगा कि थर्ड ऑर्डर की बात करना तो थर्ड ऑर्डर में कितना n बराबर कितना 3। मैं बोलूंगा जीरो ऑर्डर की बात करूंगा, जीरो ऑर्डर की बात करूंगा तो n बराबर कितना 0 पुट करना, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, चलिए नोट कर दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो कितना होता है मेरे भाई। हमने देखा कि मोल के पावर 1 माइनस 1, लीटर कितना n माइनस 1 और यहाँ पर टाइम इनवर्स कितना बाबा 1 होता था, है ना। मैंने अभी बताया था कि टाइम का जो वैल्यू है वो सेकंड में भी हो सकता है, मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, आवर में, डे में, मंथ में, कोई भी चीज हो तो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप सेकंड मान करके बनाना,
क्योंकि सेकेंड जो क्या होता है आपका टाइम का एसआई यूनिट होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग लिखेंगे राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के। अब बार बार रेट कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, के बोल दूंगा समझ में जाएगा। के फॉर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर अभी सिर्फ समझिए ये चीज कि हम लोग को रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ए में निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बी में निकालना है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सी में निकालना है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और डी में लिखेगा फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इन दोनों का रेट कांस्टेंट का हम लोग कैलकुलेशन भी किया जाता है, आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में तो सर नहीं हो पाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। तो चलो रेट कांस्टेंट का हम लोग को यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले में क्या है देखते चलो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मैंने बोला था ना कि अगर एन बराबर 1 हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थोड़ा वेट कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक ना। ये हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या जानते हो, इसलिए के इक्वल टू जानते हैं मोल के पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस कितना एन, लीटर है इसका n माइनस 1, और क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं, टाइम सेकेंड आवर कुछ नहीं दिया, तो हम मानेंगे कितना बाबू, टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स कितना 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देख तो 1 है, 1 मोल के पावर कितना 1, और 1 में से n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 1, लीटर कितना 1 माइनस कितना 1, और सेकेंड कितना हो जाएगा बोल तो -1 हो जाएगा। यानी कि मोल के पावर कितना है 0, लीटर के पावर कितना है 0, और सेकेंड के पावर कितना -1। किसी का पावर 0 मतलब 1, इसका भी पावर 0 मतलब 1, और सेकेंड इनवर्स 1, यानी कि k का यूनिट आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना, सेकेंड इनवर्स 1। उसी तरह से देख तो b के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख तो n बराबर कितना 2, इसलिए k बराबर मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, और सेकेंड कितना बाबा -1। इसको लिख सकते हैं मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1, और सेकेंड -1। बोल सकते हैं कि मोल -1, लीटर और सेकेंड इनवर्स 1 बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पर जल्दी नोट करो, नोट करो इतना हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लें कि तेरे पास क्वेश्चन में दे देगा तीसरा क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरा क्या है बाबू, सी में है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू कितना 3 है, तो आर के बराबर कितना हो जाएगा बोल तो, फॉर्मूला एक बार लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल -1, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, और सेकेंड कितना इनवर्स 1। पुट कर दो, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे पर थर्ड के लिए 3, तो मोल हो जाएगा 1 माइनस 3, लीटर 3 माइनस 1, और सेकेंड कितना इनवर्स बाबू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल के पावर -2, लीटर 2, और सेकेंड कितना 1 हो जाएगा। डी में क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल तो n इक्वल टू कितना 0, इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा, मोल 1 माइनस n, 1 माइनस 0, लीटर कितना 0 माइनस n माइनस 1, यानी 0 माइनस 1, और सेकेंड कितना -1, यानी कितना हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा लीटर इनवर्स 1 और सेकेंड इनवर्स कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा
कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, फिफ्थ ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर की बात करेगा, जितना ऑर्डर बोलेगा उतना n का वैल्यू पुट करके और आपका फॉर्मूला में डाल देना है। ये आपका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, इसको याद रहना चाहिए और फॉर्मूला में डाल करके वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन देखा। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक कांस्टेंट बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाला, वो भी nth ऑर्डर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जल्दी से नोट करो, हो गया, वेरी गुड। देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट। देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होगा, इसको देखेंगे। ये के है, पहला कहता है कि रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, रेट कांस्टेंट क्या है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर, है, याद रखिएगा। दूसरा होता है रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ concentration ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है ना, उस पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसके बाद तीसरा लिखिएगा, इट डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट। क्या कहता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक ना, नेचर बोलने की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट पे क्या करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ना। और चौथा में लिखना यहाँ पर कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि अगर आपके पास 4 गो रिएक्शन दिया रहेगा, जैसे मैंने बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के का मतलब जिस रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा, वो रिएक्शन का रेट कितना होगा, फास्ट होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट है यानी कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर घटाते हो, तो रेट कांस्टेंट भी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। ये भी चीज पढ़ेंगे आगे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, आगे हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सब आपके ऑप्शन में मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 को याद रखना आपको कि रेट कांस्टेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बोलना है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है
उससे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर सकता है, या रेट कांस्टेंट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा हुआ है तो इस लैंग्वेज में लिखवा दिया आपको, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको तो जल्दी से, हो गया। हाँ तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, वहां पर हो जाएगा क्या। हाँ तो थोड़ा लिखो यार, ज्यादा क्वेश्चन लिखिए जरा सा। The rate constant is depend upon ये में लिखेगा कंसंट्रेशन, बी में लिखेगा प्रेशर, सी में लिखेगा टेम्परेचर, डी में लिखेगा ऑल। क्या मारेंगे आंसर, टेम्परेचर, याद रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ए में लिखना कंसंट्रेशन, बी में लिखना टेम्परेचर, सी में लिखना कैटलिस्ट और डी में लिखना नन। डी में क्या ऑप्शन है, नन है। कंसंट्रेशन भी हो, टेम्परेचर भी हो और कैटलिस्ट भी हो तो आप आराम से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे मारना। समझना इस बात में, क्वेश्चन में क्या समझना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है ना, तो उसका रेट कांस्टेंट, उसका कंसंट्रेशन कितना है और कितना नहीं है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन तब डिफाइन है जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कर दिया जाता है ना। हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, अभी अभी देखा भी था कि उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों रह जाए, ऑप्शन में क्या रह जाए, दोनों रह जाए, तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर में टेम्परेचर को मारना है। क्यों भाई, अगर कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। अगर मान लो कि कोई रिएक्शन है, अगर उसमें कैटलिस्ट नहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले रेट कांस्टेंट के लिए नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर कैटलिस्ट भी प्रेजेंट हो और टेम्परेचर भी प्रेजेंट हो तो इन दोनों में चूज करना है किसको, टेम्परेचर पर। यहाँ पर 3 गो टिक लगाए हैं, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी बोलेगा कि क्या सर मैं अगर इस पर अगर सही करूं तो क्या गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चॉइस के अनुसार गलत हो जाएगा। आपका यहाँ टिक लगाना सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपका ये चीज गलत हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इफिशिएंट फैक्टर टू अफेक्ट द रेट कांस्टेंट। किसी खास टेम्परेचर पे किसी खास रिएक्शन के लिए उसका रेट कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो रेट कांस्टेंट उसका चेंज कर जाएगा। आई बात समझ में। अगर मान ले कि यहाँ पर एक और ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बोथ बी एंड सी, यानी कि टेम्परेचर भी और कैटलिस्ट भी, इससे भी बढ़िया ये वाला सही माना जाएगा अगर ऑप्शन में रहा तो। अगर ऑप्शन में नहीं रहा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो कैटलिस्ट होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, जो कुछ भी होगा, रेट होगा, डायरेक्ट मारेंगे किस पर, टेम्परेचर पर। आई बात समझ में। अगर बोथ रहा तो ये मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं रहता है तो टेम्परेचर को हिट करेंगे। आई बात समझ में, तो ध्यान आना चाहिए। इस पर हमने मान दिया है, ई पर हमने मान लिया 1 2 3 और 4। अगर ये ऑप्शन रहेगा इससे मोस्ट इफिशिएंट ए सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो कैटलिस्ट ना मार करके टेम्परेचर मारेंगे, ठीक है। जल्दी कर इसको आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर फिर देखो,
which one given रिएक्शन इज मोर फास्टर, कौन सा रिएक्शन इसमें ज्यादा फास्टर होगा, है ना। ए में दिया हुआ है ए प्लस बी बनता है आपका प्रोडक्ट आपका सी बनता है और इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 गुना 10 के पावर माइनस 5 है। बी कहता है ए प्लस 2b बनता है 3c और कहता है कि इसका जो के का वैल्यू दिया हुआ है यह है 2 गुना 10 के पावर कितना माइनस 5 है। सी में कहता है कि a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d है और इसका वैल्यू k का वैल्यू दिया था है 2.5 गुना 10 के पावर माइनस कितना 5 है। और d कहता है a प्लस b बनता है c प्लस d और इसका k का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 3.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है -5 है ना। अब जो भी है इसका यूनिट मैंने नहीं लिखा क्योंकि कौन ऑर्डर है उसका हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और आपको बताना है कि विच वन गिवन रिएक्शन मोर फास्टर, किसमें फास्टर होगा। तो कोई रिएक्शन फास्टर बोलना है, कोई रिएक्शन को स्लो बोलना है, यानी कि उसका किसका रेट ज्यादा है, फास्ट रेट वाला कौन है या स्लो रेट वाला कौन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि रेट रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब कह सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या होगा ज्यादा फास्ट होगा। तो इसमें से के के अनुसार तो कौन सा के का वैल्यू ज्यादा है, ये 1 2 है 2.5 है 3.5, इसका के का वैल्यू ज्यादा है यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब ये क्या होगा फास्टर होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देख लेना है हमेशा रेट कांस्टेंट के बारे में, है ना। चलो नोट कर लो इसको, मिटा दे। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन बना लीजिए, है ना, चाहे हेडिंग दे दीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। यूनिट पढ़ लिए रेट कांस्टेंट का, है ना, फैक्टर पढ़ लिए कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है ना। लिखेंगे क्वेश्चन करके लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आर रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर कर दो ROR रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग आर से पढ़े होते हैं, और ये क्या हो जाएगा मेरा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और ये क्या करता है कि रेट कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है, इसको बोला जाता है कि अगर हम लोग का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या हो जाए बाबू, अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो उसी को जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही रेट कांस्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका यूनिट अलग होता है, इसका यूनिट क्या होता है अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो बात तो मैंने होता है, रेट कांस्टेंट ये बताता है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो होता है ना। लिखे ना इसी चीज के बारे में लिख लीजिए कि इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि व्हेन concentration of each reactant is equal to 1 mole per liter, then during this time the
ROR rate of reaction, then ROR is called rate constant, is called क्या बाबू, rate constant। तीसरा दूसरा लिखे, it depend upon concentration, क्या होगा, ये concentration पे डिपेंड करता है, देखेंगे it is independent from concentration, बोल सकते हैं, डिफरेंस लिखना है। तीसरा चीज बता देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट चेंज नहीं करेगा, है ना, इसका यूनिट चेंज करेगा क्या, जो मोल पर लीटर पर टाइम वही, लेकिन इसका यूनिट चेंज कर जाता है, किस पर, क्योंकि ये डिपेंड कर जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उससे मतलब नहीं है, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ROR not the value of rate of reaction, क्या था बाबू, not the, ऐसे लिख दो, the unit of rate of reaction is independent from order of reaction। जबकि इसके बारे में क्या लिखना है, इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, है ना। और भी अपने मन से जो जानते हैं लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना, अगर रेट कांस्टेंट किसी का ज्यादा है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर किसी का कम है तो कम हो सकता है। बस ये चीज आप लोग मेनली 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखना है ना। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। चलिए, तो ये हो गया मेरा रेट कांस्टेंट देख लिया हम लोग, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख लिया, रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन देख लिया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सब इंपोर्टेंट है, सब जितना भी हमें टॉपिक ही पूरा चैप्टर ही बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, क्या होता है ऑर्डर इक्वेशन पहले समझेंगे। पहले तो रेट लॉ इक्वेशन की अगर बात कर ले हम लोग जरा, तो हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर लेट करके तो यहाँ से मान ले सपोज कि यहाँ पर N1 A है और प्लस N2 क्या है, B है, और क्या बनता है, कोई आपका प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है उससे मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से देखा जाए तो हमने बोला था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू दी पावर कितना X इंटू B टू दी पावर कितना बाबू Y था R बराबर K इंटू A टू दी पावर कितना X इंटू B टू दी पावर कितना Y था। और मैंने बोला था कि ये जो इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या बाबू, रेट लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन कहता है, या इसी को हाइपोथेटिकल रेट लॉ क्या बोलेंगे, इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग को डिफाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है कि किसी भी हाइपोथेटिकल रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के जो पावर होगा उनके पावर को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा
उस रिएक्शन का ऑर्डर माना जाता है। जैसे ये वाला मेरे पास कोई रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोडक्ट बनाता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से या रेट लॉ के हिसाब से ये इक्वेशन आता है जो पीछे देखा मैंने अभी। इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलो या इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेट लॉ बोलो। इस रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर रेज्ड है, इस पर ए एक्स है और इस पर क्या आपका वाई है। कहता है कि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर राइज किए गए हैं, इनके पावर को जब जोड़ दीजिएगा, वो जो वैल्यू आने वाला है उसी को ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा, लिखेंगे इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर, it is equal to the sum of power raised to the concentration term of each reactant molecule in a given rate law equation, is called order of reaction। याद रखना क्या है, इट इज इक्वल टू द सम का मतलब योगफल होता है, जोड़ होता है, जो सम ऑफ पावर रेज्ड, मतलब कि इस कॉन्सेंट्रेशन ए का पावर, इसको क्या पढ़ो, ये कई पावर तो घर आएगा, इसका पावर जो रेज करेगा, उत्पन्न जो होगा, रेज का मतलब उत्पन्न होगा, है ना, रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ गिवन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। इतना लिखने के बाद यहां से लेट कर लीजिएगा और ये रेट लॉ इक्वेशन बोलिएगा, है ना, वेयर कर लेंगे, वेयर इसके बाद आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, के क्या है, रेट कांस्टेंट आपको पता है, वेयर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, तो बोलना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन WRT। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, W का मतलब विथ, R का मतलब रिस्पेक्ट, T का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, A। याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू A, माना कि अगर कोई बोलेगा कि X क्या है तो आप बोलिएगा X क्या है, तो आप बोलिएगा A का ऑर्डर है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A का जो ऑर्डर है उसको बोला X। Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, B। आई बात समझ में, इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा, X प्लस कितना Y। याद रखना, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं बोलूंगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, X प्लस Y, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि इस रिएक्शन में A का ऑर्डर कितना है, A का पावर कितना है, X, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे मत जाना भाई, है ना, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है क्या नहीं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जब रिएक्शन मैकेनिज्म डील करूंगा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, तो वहां पर इस बात को बताया जाएगा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही इसके पावर चले जाते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। वो बाद में बात करूंगा, है ना, जब हम मोलिकुलरिटी पढ़ाएंगे, मोलिकुलरिटी के बाद जब आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल यही समझना है कि कोई रेट लॉ इक्वेशन है और इस रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशंस के जो पावर रेज करेंगे, उनकी पावर को जब जोड़ दीजिएगा तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। कोई आपसे ये भी पूछ देगा कि बताइए इसमें A का ऑर्डर कितना है, B का ऑर्डर कितना है, तो बोलेगा कि A का जो ऑर्डर होगा X होगा, B का जो ऑर्डर होगा Y होगा। इसलिए मैंने लिखवा दिया कि वेयर X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन WRT को विथ रिस्पेक्ट टू A, Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कितना B है। चलो नोट करो यहाँ, यानी कि आपको हर हाल में ये आना चाहिए।
तो क्वेश्चन में क्या होता है, अब हम लोग जो क्वेश्चन जो करेंगे कल, उसमें हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना होगा। एक क्वेश्चन वहां से बनेगा और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको इक्वेशन में इस तरह से दिया रहेगा, इस फॉर्मेट में आप बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करते हैं हम लोग, करेंगे नोट डाउन। चलो हो गया डाय, चलो देखो what is the order of reaction for a given reaction, है ना। ए में आपका रिएक्शन दिया हुआ है, बताना है आपको। रिएक्शन का मतलब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट दे देता हूँ, आर बराबर के और ए टू दी पावर कितना है, ए टू दी पावर आपका 2 है, बी बी है ना। बी में कहता है आर बराबर के है, ए के पावर 1/2 है और बी के पावर कितना है 3/2 है ना। सी में दिया हुआ है आर बराबर के है और ए टू दी पावर -3/2 है और बी के पावर कितना है -1/2 है ना। जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल बनाना इसमें, है ना। रिएक्शन यहां पर देख लो क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ईच रिएक्टेंट का भी हमको क्या करना है, ईच रिएक्टेंट का, प्रत्येक रिएक्टेंट यानी कि इसका भी ऑर्डर पूछेगा तो निकालना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। चल जाओ तो इधर बिठा दे, हो गया होगा। चल देख नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा मेरा मॉलिक्यूलरिटी, है ना। देखता हूं अगर आज पॉसिबल होता है तो उसको कर लेता हूं। चलो देखें क्या करना है, चलते यहाँ पर ए में देख तो हमारे पास क्या है, आर बराबर के है, ए टू दी पावर कितना है 2 है और बी टू दी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका पावर कितना 1। इसलिए मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कितना 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1। मैं बोलूंगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, बोल तो यहाँ पर एक तो 2 प्लस इसका पावर कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी में बताओ तो कितना हो जाएगा, आर बराबर क्या है, आर बराबर के इंटू ए टू दी पावर कितना है बाबू, बोल तो 1/2 और बी के पावर कितना है 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कितना, ए कितना हो जाएगा, बोल तो ए का कितना ऑर्डर रिएक्शन 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तेरे पास बी का कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेगा 3/2। तो बोलूंगा कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, बोल तो 1/2 प्लस कितना 3/2, 3 1 4/2 कितना 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 2 1 3 4/2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से सी की अगर बात करें तो यहां पर देख तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, बोल तो -3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, बोल तो -1/2। अगर मैं बोलूंगा कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, बोल तो बाबू -3/2 और प्लस कितना -1/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या पता चल रहा है, देखो तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें यही पढ़ सकते हैं कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो है आपको क्या है, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, कहीं पर जीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और आपका फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, ठीक ना। जल्दी कीजिए। आप देखो कभी कभी क्वेश्चन में आगे कॉम्प्लेक्स करके पूछेगा, कोई रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया जाता है, बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया जाता है, तो रेट लॉ इक्वेशन लिखिए। कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे देगा और मतलब रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो वहां पर हम लोग जो एक्स और वाई लिखते थे कि यहाँ पर आर बराबर के और ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई लिखते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जबरदस्त होने वाला है ना। चलिए जोड़ कीजिए पहले, तो इतना हो गया। चलो लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो भी नोट लिखवाया जा रहा है वो ऑर्डर से रिलेटेड लिखवाया जा रहा है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोवाइड करेगा, नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। लिख लेंगे नोट करके। पहला नोट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, याद रखना। दूसरा पॉइंट एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना। लिखेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। तीसरा लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म। याद रखना, पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो SN1 का ऑर्डर कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, SN2 का कौन सा, सेकेंड ऑर्डर। तो ये क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। चौथा पॉइंट लिखेगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है ना, फ्रैक्शनल जीरो एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो सकता है। तो ये चार बातें याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इमेजिनरी भी होता है, क्या होता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक ना। लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो इट मे बी इमेजिनरी और रियल, ठीक ना। ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा बुक में, है ना। आप लोग बस ये चार को ज्यादा फोकस करना है, ठीक ना। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, इसी में लिखो एक चीज और भी, लिख लीजिए। ये हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, चौथा ये पांचवा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट लिखो। ऐसे करते हैं अपन, इधर बना दो ना, नोट से अलग है ना। लिखे ना, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के, बहुत टाइप के, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर क्या है कि हम लोग का जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को बोलता है ना। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली तौर पे ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ
जो रिएक्शन है, एक में बोला हमने, ए में मान दिया कितना बाबू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। बी में बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया। सी में हमने बोल दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है ना। और डी में मान लो है ना, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, डी में मान लो nth ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हटाए। चलो देख, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, जब हम लोग अपने आते हैं जब हम लोग बेसिक पर आते हैं, अभी हम लोग पढ़ा था, जब तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई रिएक्शन है, मान लो कि A प्लस बी है और बनता है क्या, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो तुमने जो रेट लिखा था क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर x इंटू B टू दी पावर क्या बाबू, y। मैंने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। हमने मान लिया कि इसका पावर क्या है x और इसका पावर क्या है y है, जिसको मैंने ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन बोला। तो जरा मैं तुमसे पूछूं तो तुम बोल सकता है कि सर r जो होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, क्या होगा, जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, a का पावर कितना है, x है। और इसी को बोलते थे क्या बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं बोल सकते थे। तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि सर a है और a से कोई बनता है, प्रोडक्ट बनता है ना, या जो भी यही मेरा रिएक्शन है, तो बोलेगा कि इस रिएक्शन को सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलना है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का पावर कितना, जीरो पावर होगा। बी का कितना, जीरो पावर होगा। अरे बाबा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब उसका ओवरऑल रिएक्शन कितना, उसका जीरो होना चाहिए। यानी इसका पावर प्लस इसका पावर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, जीरो। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है तो बोलेंगे कि तो वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड ऑर्डर का मतलब सेकंड पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर का मतलब nth ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर, यानी हम बोल सकते हैं इस तरीके से समझाने के लिए कि मान लो कि यहाँ पर कोई A है और A से कोई प्रोडक्ट बनता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर कितना, n माने nth। कोई बोल रही कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के पावर क्या है, n है, और n इज इक्वल क्या बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n का वैल्यू 1, जीरो ऑर्डर है तो इसका पावर कितना है, 0, 2 है, सेकेंड ऑर्डर है तो n का वैल्यू कितना, 2। आई बस समझ में। चलो लिख लो, ए में करके जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, लिखेंगे when rate of reaction is directly proportional to the zeroth like zero ठीक है ना, zeroth power of each power zeroth power raised to the concentration term of each reactant molecule is called
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कह सकते हैं मान लो कि ए से बनता है क्या, मेरा प्रोडक्ट बनता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, ए का कंसंट्रेशन की पावर कितना होना चाहिए, जीरो रहता है, कितना जीरो पावर होना चाहिए, बोल सकते हैं। यानी कि आर बराबर कितना के इंटू ए टू दी पावर कितना जीरो, बोल सकते हैं। और किसी का भी पावर जीरो करेंगे तो उसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यानी कि आर बराबर के, इसका पावर कितना जीरो तो 1, यानी कि आर बराबर कितना के। यानी तुम बोल सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू कितना के। क्वेश्चन में पूछता है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, तो क्या बोलोगे जीरो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका पावर जीरो होगा तो रेट किसके, तो इस पर डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, नहीं डिपेंड किया। जल्दी नोट करो, हो गया। इसके बाद एक और यहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे, बिठा देता हूं, लिखेंगे इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिखेंगे इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिएगा इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन the order of the rate of reaction is independent of concentration of reactant molecule, बोल सकते हैं ना। मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है भाई। इसका हटाएंगे ऊपर तो कांस्टेंट है, इसका पावर जीरो तो क्या है 1, 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो 1 में इधर ये हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, जवाब होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा हो जाता है इसका एग्जांपल, है ना। तो हम लोग एग्जांपल जो है, जब आप स्टडी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे, अब जीरो ऑर्डर का केमिकल काइनेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो वहां पढ़ेंगे तो बढ़िया से उसका एग्जांपल लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, इसी तरीके से मैं अगर सिमिलरली अगर मैं ये बात बोल दूं कि मान लो कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डी में तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलेंगे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा बोल तो, सेकेंड है, अच्छा जीरो लिखा दो, पहला फर्स्ट कर दो, इसको क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट पावर होगा टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकते हैं दैट इज, बोल सकते हैं ए से क्या है प्रोडक्ट है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ए का पावर कितना 1, आर बराबर कितना के इंटू किसी का पावर 1, तो 1 क्या हो जाएगा वैल्यू, उतना ही के वैल्यू के बराबर हो जाएगा,
यानी कि R बराबर K इंटू कितना A, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बोल सकते हैं दैट इज कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन first order reaction the ROR depend upon concentration of reactant molecule। बोल सकते हैं क्या बात, नोट करो। हो गया, जल्दी कीजिए, नोट कीजिए, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे हम लोग, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग इस पर रेट लॉ इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी रह गया, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है भी लंबा हो जाएगा आपको, ठीक है। आज का भी लेक्चर लगभग एक घंटा सवा घंटा के ऊपर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।